आज हम ऐसे देश के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत छोटा है, जिसके पास संसाधन बहुत कम है, तब भी दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाता है इसे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जापान के बारे में। तो जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। चलिए सबसे पहले चलते हैं, हम जापान की जियोग्राफी के बारे में बताते हैं। क्या है जियोग्राफी, क्या स्थिति है उसकी। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि क्लासेस चल रही है मैपोलॉजी की, जिसमें हम देख रहे हैं एशिया कंट्रियों के बारे में, जिसमें हम देख रहे हैं एशिया के आपको पूर्वोत्तर कंट्री के बारे में। जिसमें पूर्वोत्तर कंट्री में हम बताया था आपको उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, आपको चाइना बताया था और ताइवान बताया था। जिसमें से हमने बता दिया था ताइवान पढ़ा दिया आपको, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पढ़ा दिया, चाइना पढ़ा दिया हमने आपका। आज की क्लास हम जापान पढ़ाएंगे। जापान के बारे में हम जियोग्राफी के बारे में जानते हैं कि क्या है। इसकी राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। इसके आप देखेंगे नॉर्थ में देखने को मिलेगी रूस देखने को मिलेगा, आप इसके आप साउथ में देखने को मिलेगा आपको पूर्व चीन सागर देखने को मिलेगी। इसके आपको देखने को मिलेगा ईस्ट में देखने को मिलेगा आपको देखने में प्रशांत महासागर मिलेगा, और इसके वेस्ट में देखने को मिलेगा आपको उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान सागर देखने को मिलेगी आपको। ये चीजें इसका क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं हम। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके क्षेत्रफल देखेंगे तो 3,75,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और इसकी आबादी देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे तो 12 करोड़ लगभग है। लगभग आप देखेंगे 12 करोड़ तो आपको मिलेगी जैसे मध्य प्रदेश स्टेट की तरह। अब मध्य प्रदेश की जनसंख्या की तरह बस, ज्यादा बड़ी नहीं है। और इसकी आप पे देखेंगे द्वीपों का देश कहलाता है। 39,000 द्वीप है, लगभग 39,000 द्वीप है, जिसमें से प्रमुख 4 द्वीप है। जिसमें से पहला द्वीप का हम के बारे में बताएंगे आपको, होकैंडा द्वीप बोलेंगे, और दूसरे द्वीप के बोलेंगे होसुंग द्वीप है, और तीसरी द्वीप है हमारा शिकोगु द्वीप है, और चौथी द्वीप है क्यूसू द्वीप है। यहाँ पे देखिए जो होकैंडा और हमारा आपको रूस को अलग करती है, वो हमारा देखने को मिलेगा आपको सोया जल संधि देखने को मिलती है, जो क्या करती है आपको साइबेरिया, रूस की साइबेरिया को अलग करती है, क्षेत्र को करती। अब आगे देखिए होकैंडा और हमारा क्या करने के लिए टोक्यो, जो टोक्यो है हमारा, हमको होकैंडा है द्वीप को क्या अलग करता है, सुगारू जल संधि करती है। जल संधि और चैनल में अंतर होता है। जल संधि पतले रास्ता करते हैं, जो क्या करता है समुद्र को, दो समुद्र को जोड़ता है, और हमारा क्या करता है द्वीपों को अलग करती है। लेकिन चैनल क्या होता है, बड़े मार्ग को कहते हैं, मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, ये ध्यान दीजिए। जैसे आपको सिंपल सी भाषा में देखो तो आपको 4 लाइन और 6 लाइन में अंतर होती है, यही चीज अंतर है, बस यही फर्क है क्या जल संधि और चैनल में, ये चीज। अब यहाँ पे क्या है कि एक टनल है सिकान टनल है, जो लगभग 53.85 किलोमीटर का है। क्या हमारा सुरंग है, क्या है इसमें सुरंग है। दुनिया के सबसे तेज ट्रेन चलने वाली यहीं चलती है, आपको लगभग आपको 400 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ती है ये चीजें। अब ध्यान देखिए सुगारू जल संधि क्या करती है, प्रशांत महासागर और जापान सागर को अलग नाम से नहीं जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, पूरब सागर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, पूरब सागर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 2 हो गया, ओकेंडा हो गया हमारा, अब हमारा होंसुक हो गया। अब नीचे देखेंगे ये हमारा थर्ड और ये हमारा थर्ड सेकंड में देखेंगे आप। अब थर्ड और सेकंड को देखिए, जिसमें हम देखेंगे होंसुक द्वीप देखिए, और नीचे देखिए हमारा सुकागो द्वीप देखिए, और इसके पास देखेंगे और क्यूसुम द्वीप देखेंगे। अब ध्यान देखिए सबसे बड़ा द्वीप हमारा क्या होंसुक द्वीप है, सबसे फेमस द्वीप है होंसुक द्वीप है। यहाँ पे एक क्षेत्र है, इसके आपको देखेंगे ईस्ट में देखेंगे तो इसमें एक क्षेत्र है जिसे क्वाटो बोला जाता है। क्वाटो मैदान, आपको क्वाटो मैदान है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। यहीं पे इसकी राजधानी है, क्या है राजधानी, टोक्यो राजधानी। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे आप इसको मिलेगी, आपको एक बड़ा सा सिटी मिलेगी, देखने मिलेगी ओसाका में देखने मिलेगा। जापान के मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर का अर्थ होता है क्या, आपको ध्यान देखिए, मैनचेस्टर होता है कपड़ा उद्योग के लिए फेमस होती है, जहाँ कपड़ा बहुत ज्यादा उत्पाद किया जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा एक और शहर है, वाटा शहर है, जिसमें पिट्सबर्ग बोला जाता है। वाटा शहर है जिसे पिट्सबर्ग बोलता है, पिट्सबर्ग उसे बोलते हैं जो इस्पात के लिए, लोहे उत्पाद के लिए फेमस होता है। जैसे मैनचेस्टर हमारा देखा इंडिया देखने को मिलेगा, मैनचेस्टर देखने को मिलता है अहमदाबाद, और हमें पिट्सबर्ग देखने को मिलता है क्या, हमें जमशेदपुर देखने को मिलती है ये चीजें। होंसुक द्वीप पे ही हमारा कहता है हिरोशिमा एक शहर था। हिरोशिमा पे क्या था, आपको देखा अमेरिका ने यूएसए ने 6 अगस्त 1945 में क्या किया था, न्यूक्लियर बम गिरा था, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। ये चीजें आज भी उस क्षेत्र को देखेंगे तो बहुत ज्यादा वहां पे कुपोषण से पीड़ित लोग निकलते हैं, आज भी होता है, किसी जन्म होता है। लेकिन आज इस शहर को देखेंगे तो पत्र आज से नहीं लगेगा 80 साल पूर्व कोई हाईवी बमबारी हुई थी वहां पे, आपको ध्यान देखिए कि परमाणु बम गिरा था। और यहाँ पे आप देखोगे किसू, अब देखेंगे किसू है,
किसु है, यहाँ पे एक द्वीप है, तो किसु द्वीप पे एक शहर है, यहाँ पे देखने मिलेगा नागासाकी। नागासाकी पे आपको अमेरिका ने दोबारा बमबारी किया था, आपको ये चीजें न्यूक्लियर बम गिराया था 9 अगस्त 1945 में। कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 में गिराया था ये चीजें। और यहाँ पे देखिए ये चीजें उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया में एक जल संधि देखने को मिलेगी आपको, आपको सुसीमा जल संधि देखने को मिलेगी, जो पीला सागर को अलग करता है, हमारा जापान सागर को अलग करता है। ये चीजें ध्यान देखिए। आगे चलते हैं, इसके साउथ में देखेंगे तो पूर्वी चीन सागर है, ये चीजें। अब देखिए हमारा क्या, जापान जापान के बारे में जान गए, जियोग्राफी क्या है, जापान के बारे में देखेंगे, हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री इसकी, कैसे हिस्ट्री डेवलप हुई। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री में क्या देखेंगे, जापान के इतिहास के बारे में देखिए, जिसमें 600 ईस्वी से लेकर 1853 तक बांटा गया, दूसरे में बांटा गया 1853 से लेकर अब तक बांटी गई, ये चीज ध्यान दीजिए। अब तक देखेंगे 600 से लेकर 1853 तक इसी कैटेगरी में देखिए, जापान उस स्थिति में क्या था, बहुत ज्यादा गरीब क्षेत्र था, जिसमें भुखमरी थी, गरीबी थी, डेवलपमेंट नहीं था कोई। आज हम जो टेक्नोलॉजी के रूप में आप जापान को देखते हैं, इतना विकसित देश बन गया, जो 5G 6G तक चला गया, 7G तक निकाल रहा है, तो इतना डेवलप कैसे हो गया। तो आगे चलते हैं क्या हुआ। ये द्वीपों का देश था। अब ध्यान दीजिए, पहली चीज जापान को एक नाम से और जाना जाता है, ध्यान से देखिए, इससे पूर्व ब्रिटेन का देश बोला जाता है। ध्यान दीजिए, पूर्व ब्रिटेन का देश, पूर्व ब्रिटेन का देश क्यों बोला जाता है? उपनिवेशवाद की बात बोला जाता है, क्यों, आगे जाकर पता चलेगा आपको। अब यहाँ पे एक फूल निकलता है साकारू, यहाँ पे फूल एक होती है, ऐसे फूलों का देश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है यहाँ फूलों का देश? क्योंकि एक यहाँ पे पौधा उगता है जो बसंत ऋतु में होती है, जो गुलाबी और सफेद कलर का होता है, डिस्प्ले पर आपको दिखता होगा, और जो गुलाबी और सफेद कलर का होता है, अब बहुत प्यारा कलर होता है, उस बसंत ऋतु में बहुत ज्यादा फैलता है, इसलिए फूलों का देश बोला जाता है। अब इसे शाकुमारों का देश बोला जाता है, सुकुमारों का देश बोला जाता है, सुकुमारों का देश बोला जाता है। बहुत सुंदर के रूप में देखा जाता है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत नर्म है, और बहुत ज्यादा संस्कार से बात करते हैं, इसकी संस्कृति बहुत प्यारी है, ये चीजें। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ कि 1600 से लेकर 1853 तक, और जापान क्या क्या द्वीपों का देश कहलाता था, लेकिन यहाँ पे क्या था, आपको प्राकृतिक संसाधन बहुत कमी थी। किसी भी देश को डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी रिसोर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कोयला, तेल, पेट्रोल, जैसे आपको दुबई, जैसे आपको दुबई हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, यहाँ पे पेट्रोलियम ज्यादा होने की वजह से एक कंट्री डेवलपमेंट के रूप में आगे जा रही है। उस तरह यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं थी, द्वीपों का देश था, तो यहाँ पे ऐसे कोई चीज नहीं थी, एक नेचुरल एरिया थी, पहाड़ी क्षेत्र थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत गरीबी थी, भुखमरी तक की स्थिति देख लिया गया। तो यहाँ पे तब तक अब देखा जाए तो यहाँ पे लगभग एक संधि हुई थी, 1600 लेकर 1633 में संधि हुई थी, सकाकू संधि हुई थी। सकाकू संधि में क्या किया गया था इन्होंने, सकाकू संधि में यहाँ के राजाओं ने क्या कर दिया कि भैया हम डाल दिए कि यहाँ पे अलगबाद की नींव डाल दिए, अलगबाद की नींव, मतलब आप समझिए कि हम किसी अन्य देशों के साथ आप कनेक्ट नहीं रहेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। आप जैसा हम ओपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ओपन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, विदेशी अपने यहाँ व्यापार कर सकते हैं, हम भी व्यापार कर सकते हैं। तो बंद यहाँ पे क्या था, अर्थव्यवस्था थी, तो बंद अर्थव्यवस्था था, इसकी वजह से 200 साल तक रहा, 2 साल तक रहते रहते और गरीब बन गया। क्यों रखा था, रीजन रहा ये, क्योंकि आपको जैसे चाइना हो गया, चीन हो गया, आपको ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया, अन्य देश क्या कर रहे थे, उपनिवेशवाद की नींव रख रहे थे। तो उसे डर था कि यदि हमारे देश में व्यापार के लिए आएंगे, जैसे इंडिया में आपको देखने मिल गया 1498 में वास्को डी गामा जब आया, तो क्या क्या धीमे धीमे अपने क्षेत्र को व्यापार के लिए आया, व्यापार करने के बाद क्या क्या किया, पूरे क्षेत्र को कब्जा करने लगे ब्रिटिश ने। इसीलिए क्या किया कि एशियाई देश को देखते हुए अब क्या किया, इसने सतर्कता बनाने लगी और बनाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, अब क्या हुआ कि संधि रख गई और 200 साल तक संधि रही है। संधि टूटी कैसे, मतलब अलगबाद संधि बोला जाता है, सकाकू संधि को अलगबाद संधि बोला जाता है। अब होता आगमन किसका, यूएसए का, अब अमेरिका का आगमन होता है। अमेरिका का क्यों आगमन होता है, देखा जाता है अमेरिका क्या करना चाहता है कि प्रशांत महासागर पर पूर्ण रूप से कब्जा करना चाहता था, ताकि जो देश एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं उस पर क्या कर सके, टैक्स ले सके और अपना पावर जमाने के लिए वो चीज नींव रखना चाहता था। तो उससे क्या होगा, चाइना के साथ व्यापार भी बहुत ज्यादा था इसका, अमेरिका का। तो ये क्या थी, तो व्यापार के मार्ग पे वो क्या करना था, कंट्रोल लाना चाहता था। आप देखेंगे ये चीज हमारा जापान, यहाँ पे जापान है, ये अमेरिका, अमेरिका से लेकर जापान तक इस मार्ग में ज्यादा ज्यादा, देखिए यहाँ तक ये कवर किया जाता था। ये कवर करने के लिए यहाँ पे क्या है कि अमेरिका क्या करना चाहता था, उसमें कवर करना चाहता था। तो जो था अमेरिका, जापान क्या कर दिया था, बंद, उसके क्या क्लोज
इकोनॉमिक्स थी, किसी से संबंध नहीं रखना चाहता। आज जो आता था उस क्षेत्र में व्यापार के लिए, उस पे क्या करती थी कि जो हमारे जापान के नेवी थी, आर्मी थी, वो क्या करती थी, प्रतिबंध लगा देती थी, नुकसान पहुंचा देती थी और नावों को कब्जा कर लेना चाहती थी। तो क्या प्रशांत महासागर जब अमेरिका के नाव जानना चाहते थे, तो क्या करना था, चाहते थे, उन्हें रिसोर्सेस चाहिए था, तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए और मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो कोई जगह चाहिए, जापान से अच्छा कोई जगह नहीं था। तो यही चीज रहा, नींव रही। तो यूएसए ने अब क्या किया, प्रशांत महासागर में विस्तार बढ़ाने के लिए किया गया था ये चीजें। अब इसमें देख लेंगे कमांडर था, जिसमें कमांडोर मेथुर पेरी, मेथुर पेरी क्या था, 1853 में क्या करते हैं, आगमन करते हैं। कहाँ करते हैं आगमन, ध्यान दीजिए, जापान के पास जाते हैं। जापान के पास जाने के बाद क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं। आप स्टीम से चलने वाली क्या है, वो शिप लेके जाते हैं, ये चीजें शिप लेके जाते हैं। जापान वो चीज देखा नहीं रहता जो लकड़ी के नाव से चलाया करता था। वो पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी जी रहा था, क्योंकि देश से कनेक्ट नहीं था। एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होता है तो उसकी टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी एक दूसरे ट्रांसफर होती है। जैसे हमारा नॉलेज आपके पास, आपका नॉलेज हमारे पास, एक दूसरे से कन्वर्ट होती है और एक दूसरे से चेंज होती है। उसी तरह क्या किया, ये चीज रही। तो अमेरिका में देखोगे मेथु पेरी क्या होते हैं, आते हैं। अब क्या करते हैं, आपको 1853 में आते हैं। अब क्या करते हैं, जापान उनसे डर जाता है, डर जाता, तभी उनके साथ युद्ध करता। फिर से आपको तोप बारूद लेकर आते हैं 1854, आपको देखने का 1853 में लेकर आते हैं, 2-3 महीने बाद। कौन लेकर आता है, मेथु पेरी। क्या था, अमेरिका के कैप्टन थे, ठीक, ये नेवी कैप्टन थे। वो आए, फिर से नए नए तोप किए, खूब बमबारी किए। जापान की बंदरगाह पर खूब बमबारी गिरने के बाद जापान क्या किया, आत्मसमर्पित कर दिया, संधि करने लगा। अब क्या किया, 1854 में अब जापान संधि कर दिया। संधि करने के बाद ओपन इकोनॉमिक्स खोल दिया, पूरे आपको कर दिया। जो बंद अर्थव्यवस्था था, आप खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना गया। ये चीजें ध्यान दीजिए। अब क्या किया, खुली अर्थव्यवस्था की जानने लगा, तो जापान अब क्या नए नए देशों से जुड़ने लगा, नए नए दूसरे से जुड़ने लगा। अमेरिका की टेक्नोलॉजी देखा, जापान की टेक्नोलॉजी देखा, ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी देखा। इन देशों के साथ व्यापार करते करते वो क्या किया, सीख लेने लगा। अब देखिए, जापान का आधुनिकीकरण, जिसे मॉडर्नाइजेशन बोला जाता है, मॉडर्नाइजेशन के रूप में देखा जाए तो किस तरह था। अब जापान का आपको समझ जाइए कि 1854 में क्या किया था, संधि जो बनी थी, सकाकू संधि थी, उसमें टूट गई। ये चीज जान लीजिए, इसे अब टूट गया। और टूटने के बाद क्या किया, जापान के आधुनिकीकरण स्टार्ट हुआ, जिसमें से आपको मेजी रिस्टोरेशन के रूप में देखा जाता है, बहुत बड़ा क्रांति लाई गई है, बहुत ज्यादा। जापान बहुत छोटा क्षेत्रफल के मामले में आपको देखने को मिलेगी, 3,75,000 आप किलोमीटर है, आपको देखने मिलेगी, बहुत छोटा क्षेत्र है। लेकिन आपको आपको देखने, इसकी टेक्नोलॉजी, इसका डेवलपमेंट, इसकी जीडीपी आपको देखने मिलेगा 4.5 ट्रिलियन है। कितना, 4.5 ट्रिलियन। वर्ल्ड का कहा चौथा स्थान रखता है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो ये क्या किया कि हमारा कैसे आया चौथा स्थान, उसके पास कुछ नहीं रिसोर्स थी। अब देखिए, मेजी रिस्टोरेशन आया। मेजी रिस्टोरेशन क्या आया, 1867 में आया। जब 1867 में आया, आपको 1854 में क्या किया, लगभग 13 साल क्या किया, एक दूसरे देश को देखा जापान में। मेजी रिस्टोरेशन कौन बनाता है, एम्प्रो। अब देखो, एम्प्रो अमेजी ने बनाता है। एम्प्रो अमेजी ने क्या किया गया था, रिस्टोरेशन लाया, सब टेक्नोलॉजी सीखने लगे। आओ भैया, बोले आओ 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 हमारे तीन देश में आओ, हमारे देश में व्यापार करो, फैक्ट्री खोलो, ये करो, क्रांति लाओ। जब वो समझ गए तो वो देखने लगे, देश से जुड़े, तो टेक्नोलॉजी के रूप में हर चीज सीखा उन्होंने। शिक्षा के अब एजुकेशन के रूप में परिवर्तन किया उन्होंने, आपको टेक्नोलॉजी परिवर्तन किया। और जो टेक्नोलॉजी नहीं थी वो परिवर्तन किया, अपने पास नए नए हथियार का टेक्नोलॉजी सीखा, उद्योग बनाया, इंडस्ट्रियल आई। आप बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल कमजोर थी, आपको फर्टिलाइजर्स के द्वारा क्या किया, कृषि में उन्नति की है। तो वो बहुत सारा क्या डेवलपमेंट हुआ। तो 1868 में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आने लगा, इनकी वजह से। आप देखेंगे, मेजी थे, और इसी को मेजी रिस्टोरेशन बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, लगभग 20 साल पहले सीख गए 20 साल। उसके बाद उपनिवेशवाद रखने लगे। उपनिवेशवाद का मतलब दूसरे देश को छीनना। आज जो अमेरिका कर रहा है दूसरे देशों के साथ, आपको जैसे आपको इराक हो गया, ईरान हो गया, दूसरे देशों के साथ कर रहा, उसी तरह क्या वेनेजुएला हो गया, उसी तरह क्या कर रहा था अमेरिका, जिस तरह कर रहा है, जिस तरह जापान कर रहा था। ये चीजें आगे चलते हैं। और संविधान कब ला दिया, आपको जो मेजी थे, संविधान ला दिया 1889 में। क्या किया, संविधान बना के लागू कर दिया, संसद बना दिया, एक देश कर दिया। क्या किया, संप्रभुत्ता बढ़ा दिया। ये चीजें एक देश को एकजुट कर दिया, जिससे नेवी उनकी स्पीड हो गई। आर्थिक सैन्य बहुत परिवर्तन कर दिया उन्होंने, आर्थिक और सैन्य व्यवस्था बहुत तगड़ी कर दिया। सेना बहुत ज्यादा आर्मी बढ़ा गई, और नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए डिफेंस की चीज लग गई। तब आप उठना स्टार्ट कर दिया। जापान क्या किया, सीधे आपको देखने को मिलेगी। तो वर्ल्ड को अब देखेंगे,
जापान देखिए आप, ये जापान देखिए, ये जापान है। जापान क्या किया, धीमे धीमे करके अपनी क्षेत्र को विस्तार करने लगा। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया उपनिवेशवाद विस्तारवाद की नींव रखते हुए, उसका मंचूरिया, उसके बाद रूस, उसके बाद चाइना, चाइना के बाद आपको ताइवान, ताइवान को आपको फिलीपींस आपको देखने को मिलेगी, आपको तीन बर्मा तक। अब इतना सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर तक भी अपना उपनिवेश बना चुका था। जैसे आज बर्मा देख रहे हैं हम लोग, म्यांमार देख रहे हैं, पहले बर्मा के नाम जानते थे, आज म्यांमार के रूप में देख रहे हैं। वो चीज भी आज जापान अपना उपनिवेश बना लिया था। उपनिवेश का बात है, अपना गुलाम अपना देश बना लिया था। ये चीजें कैसे बना लिया था, कारण क्या, देखो उसकी सैन्य व्यवस्था ज्यादा थी। सैन्य व्यवस्था देखते हुए क्या किया, अमेरिका जब देखने लगा कि इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो गया, जैसे आपको लगभग देखना जाए कि 16,000 किलोमीटर दूर से कोई आके भारत में उपनिवेशवाद करके उससे गुलाम बना सकता है, तो जापान वही टेक्निक सीख के, वही चीज दौड़ करके क्या किया, वो भी उपनिवेशवाद की नींव रख दिया। अब क्या, आसपास देश को कब्जा करने लगा। तो उसी तरह उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को कब्जा करने लगा। ये आप ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं जापान का उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और विस्तारवाद नींव कैसे रखा था। अब क्या किया, जापान के पास संसाधन कम थे, अब भारी कमी थी, संसाधन की भारी कमी थी। एशिया के शक्तिशाली देश क्या क्या लक्ष्य था, वो क्या चाहता था कि एशिया में सबसे बड़ा ताकतवर देश बनूं। जैसे आपको ब्रिटेन सबसे बड़ा ताकतवर देश साहब था, आज की दौर पे नहीं, लगभग आपको 150 देशों को गुलाम बनाया हुआ था ब्रिटेन। सही सुन रहे हो आप, जो ब्रिटेन की बात देख रहे हो, दुनिया का सबसे, आज अमेरिका को देखते हो दुनिया का सबसे बड़ा ताकत है, लेकिन उस समय ब्रिटेन बहुत बड़ा ताकत रखा हुआ था। आपको देखोगे 1500 ईस्वी की बात देखोगे तो कितना ताकतवर रखी हुई थी। ये चीजें उसने क्या किया, देखते हुए, ब्रिटेन को देखते हुए, जर्मनी को देखते हुए, उसने क्या नींव रखा, आसपास के देश को कब्जा करने लगा। क्योंकि रिसोर्स कम थे, क्योंकि रिसोर्स कम है तो किसी देश पर कोई भी देश डेवलपमेंट ताकतवर नहीं हो सकता, ये चीज जान लीजिए। उसके बाद क्या किया, ताइवान, उसके बाद सबसे पहले देखिए उत्तर को, आपको कोरिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने लगा। 1875 में जैसे उसने 20 साल अपने आप को सीखा, 1868 में क्या किया, उसने सीखना स्टार्ट किया। 20 साल लगा, 1875 में क्या किया, उत्तर कोरिया के क्षेत्र को, क्यों, उसके बगल में एक प्रायद्वीप थी, ऊपर देखते होंगे मैं, तो सीधे जाकर क्या किया, आक्रमण कर दिया, खूब बमबारी किया, उत्तर कोरिया को मार कर अधीन कर दिया। उसके बाद चाइना को मारा। चाइना को आप देख लेंगे, चाइना को फर्स्ट बार देख 1894 से लेकर 1895 तक देखिए, ये रहा 1 साल तक का। उसने क्या किया, खूब बमबारी किया, आधा लगभग आपको 30% क्या किया, इस साइड का देखिए, चाइना की साइड के भाग को क्या किया, अपना उपनिवेश बना लिया। उसके बाद मंचूरिया पर लड़ाई करने गया, क्या क्या, मंचूरिया पर लड़ाई करने गया, ये ध्यान दीजिए। आप देखेंगे बीजिंग तक को कब्जा कवर कर लिया था जापान। उसके बाद क्या किया, ताइवान को कब्जा किया, 1895 में ताइवान को किया, जापान चीन के क्षेत्र को, ताइवान को अपने अधीन कर लिया। ये चीज अब क्या किया उसने, ध्यान देखिए, तो ये क्या किया, जो हमारा जापान था, ध्यान दीजिए, जो जापान था, जापान क्या किया, रूस से युद्ध करने लगा। क्यों करने लगा, 1904 से लेकर 1905 तक किया। क्या किया, आप मंचूरिया दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पे, मंचूरिया को किसके का अधीन था, आपको देखने का चीन का अधीन था। अब रूस से और डायट ढूंढने लगा, सोचा कि हमारी आर्मी बहुत ताकतवर हो गई, हम रूस जैसे देश को कमजोर बना सकते हैं, क्योंकि रूस की भी आर्मी उस समय बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। तो मंचूरिया पर युद्ध करने गया, तो युद्ध करते हुए मंचूरिया पे क्या किया, ऑटोमेटिक क्या किया, आक्रमण कर दिया, कौन, रूस कर दिया। दोनों लोगों में युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, क्योंकि जापान हार गया। उसके बाद क्या हुआ, संधि हुई रूस और हमारा जापान में, जापान दोनों के बीच में संधि हुई। दोनों को बीच में संधि के बाद क्या हुआ कि आपको मंचूरिया जो थी चाइना को दे दिया गया, उत्तर कोरिया जो हमारा प्रायद्वीप, उत्तर कोरिया है जो प्रायद्वीप, उसे क्या कर दिया, जापान को दे दिया गया। अब क्या किया, जापान की बात करें, ये सब चीज देखते हुए, ये सब चीज देखते हुए क्या करता है, हमारा जितना रिसोर्सेज लगभग आपको देखने मिलेगी, तो आपको जो जापान था आपको देखने को, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, आपको चाइना तक 90% एरिया को कवर कर दिया। ये चीज अब ध्यान दें, 90% से लेकर 60% लगभग बोला जाता है उसने एरिया कब्जा कर लिया था। बहुत क्षेत्र बहला हुआ था, आज भी बुकों में बहुत शॉर्टेज तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन जापान पूरी तरह से चीन पर अतिक्रमण कर लिया था और अपना उपनिवेश बना लिया था। उसके बाद हुआ क्या, जापान क्या करने लगा, उसके बाद ज्यादा विस्तार करने लगा। जैसे आपको इंडोनेशिया को कब्जा कर लिया, फिलीपींस को कब्जा कर लिया, आपको वियतनाम को कब्जा किया, आपको ताइवान कब्जा कर लिया, आगे अलग अलग देश कब्जा कर लिया। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब 1941 की बात है, जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। अब देखिए
वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, तो उसमें क्या किया, सब देश लड़ रहे थे। अब क्या क्या लड़ रहे थे, विस्तारवाद की नींव रखा था अमेरिका भी, तो विस्तारवाद के रूप में आपको बोला कि भैया ठीक है। उसके बाद युद्ध करता है क्या वर्ल्ड वार में सेकंड में, हमारा जापान, हमारा अमेरिका, यूएसए की लड़ाई होती है 1941 से 1945 तक। 1945 तक इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। जापान पे क्या है, सब प्रतिबंध लगा देता है। कौन लगा देता है प्रतिबंध? लगा देता है अमेरिका। कोई भी तेल नहीं देगा, किसी ने देगा, जापान को भी देगा। जापान की बात, तेल नहीं दिएगा तो तेल क्या, वो सोचा कि अगर तेल नहीं देंगे, रिसोर्स नहीं पहुंचेगा, तो साधन नहीं पहुंचेगी, तो क्या करेगा, अपनी आर्मी उसकी कमजोर हो जाएगी। इसी क्रोध में क्या करता है, आपको आपको अमेरिका क्या करता है, उस पे जहां जहां आर्मी रहती है जापान की, वहां वहां संघर्ष करने लगता है, वहां पे युद्ध कर छेड़ देता है। ताइवान भी युद्ध, फिलीपींस से युद्ध, वो सब जगह छेड़ देता है। ये चीजें वर्ल्ड वार में ये चीज देखने मिलती है। उसके बाद होता है, इससे बोला जाता है पैसिफिक वार बोला जाता है, ध्यान दीजिए, प्रशांत सागर युद्ध बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका क्या करता है, नहीं मानता है, देखता है कि जापान नहीं मानता, 1943 तक नहीं माना, 1944 में भी नहीं माना, संघर्ष रहता रहा। 1945 आया, 1945 में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, नहीं मान रहा था। उसके बाद आपको दो जगह देखने को मिलती है, आपको ध्यान से देखिए, हिरोशिमा नागासाकी पर जब ये अपनी जीत पे आ गया, अमेरिका मारते गया तभी जीत पे आ गया। जब हिरोशिमा पे क्या किया, क्या क्या परमाणु बम छोड़ा, कब हुआ, 6 अगस्त 1945 में। अब एक महीने पहले आपको जुलाई में ही क्या किया था, परमाणु बम उसने बनाकर रेडी किया था। किसने? ऐसा टेक्नोलॉजी जापान ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा दुनिया बना सकता है कोई। अमेरिका फर्स्ट बार ऐसा न्यूक्लियर बम बनाता है, एटम बम बनाता है, जो लाखों लोग को मार सकता था। जब 6 लोग मारे, अब 6 अगस्त मारा गया, तब भी क्या युद्ध छेड़ दिया। कौन छेड़ दिया? जापान। उसके बाद 9 अगस्त को क्या करता है हमारा, अब ध्यान दीजिए, नागासाकी पर दोबारा बमबारी करता है। कब? 9 अगस्त को। उसके बाद क्या करता है, जापान ठंड हो जाता है। उसके बाद 15 आपको देखने को मिलेगी, 15 सितंबर को, सॉरी आपको देख रहे 15, आपको देख रहे 15 अगस्त को देखने को मिले। 1945 में क्या करता, संधि करता अमेरिका और जापान बीच में संधि होती है। उसके बाद दोनों लोग क्या हो जाते हैं, संधि के बाद युद्ध को विराम कर दिया जाता है। अब देखिए हमारा इंडिया को क्या है, हमारे इंडिया से क्या प्रॉफिट है, इंडिया का कैसा रिलेशन है देखने को मिलता है। तो इंडिया जापान का पार्टनरशिप बहुत अच्छा हमें देखने को मिलती है। हमें देखने को मिलता है कि जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड है, जो हाई स्पीड ट्रेन बन रही है, अब लगभग 2025 2015 में रेडी हुआ था, 2027 तक बोला जा रहा है कि रेडी हो जाएगी, तो वो अभी तक बनी नहीं है। तो वो चीज बनाने का कार्य किसने किया? हमारा जापान ने किया। वो हाई स्पीड ट्रेन दे रही है, लगभग अब मुंबई से अहमदाबाद लगभग आपको 500 किलोमीटर है, लगभग 2 से 3 घंटे में उसे क्या कर देगी, पूरा कर देगी ये चीजें। अब देखिए दुनिया में सबसे सस्ता लोन देता है हमें, कौन देता है? आपको जापान देता है। लोन में इंटरेस्ट लेता है 0.01% लेता है ये चीजें। अब ध्यान देखिए 2015 में जब मोदी जी आए थे, तो उनके कार्यकाल में नया टेक्नोलॉजी के रूप में पानी को परिवर्तन करना, पानी को शुद्ध करने के कार्य कौन किया था? आपको जापान ने किया था। जिसका योजना चली थी, नमामि गंगा चली थी। किसने दिया था? नमामि गंगा में कौन लाए थे टेक्नोलॉजी? कहाँ से आई थी? जापान से आई थी। आज हमारे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब है कि देखिए हाईवे बनता है, दिल्ली मुंबई हाईवे है, हाईवे के किनारे क्या इंडस्ट्री बनी है। ये चीजें कौन बना रहा है? ये डेवलप कर रहा है, जापान कर रहा है। अभी तक जापान डेवलप कर ही जा रहा है, इस साइड का डेवलप होते जा रहा है। और जापान इतने ज्यादा विकसित देश हो चुका है कि आज टेक्नोलॉजी में जैसे देश उसकी तरह नहीं है। आज हम देखते हैं जो टोयोटा, जो फॉर्च्यूनर है, टोयोटा जो कंपनी है जो फॉर्च्यूनर बनाती है, आज इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज बनी हुई है। किसकी कंपनी है? जापान की है। आज देखते हैं होंडा जो कंपनी है हमारी, किसकी है? जापान की है। आज देखते हैं निसान, देखते हैं हमें किसकी है? जापान की है। अब देखते हैं पैनासोनी है जो किसकी है? जापान की है। हम देखते हैं आपको सोनी किसकी है? जापान की है। जो सोनी है दुनिया में सबसे बेहतरीन कैमरा बनाने का कार्य करती है। ये चीजें ध्यान दीजिए। तो जापान इतना ज्यादा हो गया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़